रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नव्या ने शादी के बाद अपने ससुराल को अच्छे से संभाला था, लेकिन एक घर की खुशहाली तभी बनी रहती है जब उसमें रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का पता हो। लेकिन नव्या की नंद कीर्ति एक बेपरवाह और चंट किस्म की लड़की थी, जो अक्सर अपनी चालाकियों से काम चोरी किया करती। ऐसे ही एक दिन जब कीर्ति घर से बाहर जा रही थी, तो नव्या उसको जाते देखकर बोलती है, दीदी अगर आप बाहर जा रही हो तो मार्केट से थोड़ा सामान ले आना। बाहर? किसने कहा मैं बाहर जा रही हूँ? अरे मैं तो रसोई में जा रही थी, बड़ी प्यास लगी है, पानी पीना था। अच्छा हुआ आप आ गई, जरा एक गिलास पानी दे दो। अच्छा ठीक है दीदी, लाती हूँ। नव्या पानी लेने अंदर जाती है और पीछे से कीर्ति रफू चक्कर हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त राधिका के साथ मिलकर गोलगप्पे की रेडी पर पेट भर के गोलगप्पे खाती है। तभी वहाँ एक चमन नाम का लड़का उसे छेड़ते हुए बोलता है, अरे जानो मन, गोलगप्पे की तरह कभी हमें भी मुंह लगाओ, हम तो मुफ्त में तुमको चटपटा फ्लेवर देंगे। आय हाय, पहले हमारे गोलगप्पे का बिल तो भरो, फिर तुम्हारे गोलगप्पे भी खा लेंगे। अरे वाह, गोलगप्पों का क्या, हम तो आपके हर चीज का बिल भर देंगे। इतना बोलकर चमन कीर्ति के गोलगप्पों के पैसे देने लगता है और पीछे से कीर्ति अपने दोस्त राधिका के साथ खिसक जाती है। थोड़ी दूर जाकर जब वो दोनों रुकती है, तो राधिका बोलती है, अरे वाह कीर्ति, तूने तो फ्री के गोलगप्पे खिला दिए और वो आवारा लड़का गोलगप्पे लेकर हमें ढूंढ रहा होगा। अरे मेरी चालाकी से कोई बच पाया है क्या? वो 2 कौड़ी का गुंडा क्या चीज है? सही है यार, तेरे पास बहुत दिमाग है ऐसी चीजों में लगाने के लिए, बड़ी चंट है तू। चल अब घर चलते हैं, कहीं उस चिरकुट ने घूमते हुए देख लिया ना तो गोलगप्पे के पैसे ले लेगा। कीर्ति कुछ देर बाद में अपने घर वापस आती है, जहाँ वो सोफे पर बैठकर आराम से फोन चला रही थी। तभी नव्या आकर बोलती है, दीदी आप खाली बैठी हो तो मेरी रसोई में मदद ही करवा दो, आज बहुत काम है। यार ये भाभी भी ना मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। वो भाभी। कीर्ति कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो अपनी माँ सुशीला को बाहर जाते देखकर बोलती है। कीर्ति अपनी माँ का बहाना बनाकर बड़ी ही चालाकी से काम से बच जाती है। शाम को उसका भाई अंकुश नव्या के लिए एक बेहद खूबसूरत सी साड़ी लेकर आता है और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर बोलता है, कितने टाइम बाद आज नव्या के लिए कोई साड़ी लाया हूँ, खुश हो जाएगी वो। कीर्ति अपने भाई की बात सुन लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, भाई तू आ गया? हाँ, पर तुझे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? भाई वो कॉलेज में ना कल फंक्शन है और सबको साड़ी पहननी है। मैंने भाभी से मांगी तो थी पर उन्होंने मना कर दिया, अब सोच रही हूँ क्या करूँ। ये नव्या भी ना कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती है। ऐसा करता हूँ, ये साड़ी कीर्ति को दे देता हूँ, नव्या पर वैसे भी बहुत है, अगले हफ्ते उसको नई ला दूंगा। अरे भाई आप किस सोच में पड़ गए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे, मेरे होते हुए मेरी बहन परेशान रहेगी? कभी नहीं, तू ये साड़ी रख, आज ही नव्या के लिए लाया था, पर इसकी ज्यादा जरूरत तो तुझे है, इसलिए तू रख, मैं उसको और ला दूंगा। वाह भाई, थैंक यू सो मच। कीर्ति साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन ये सारा ड्रामा नव्या देख लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, ये दीदी बहुत चंट बनती है ना, घर के कामों से बड़ी ही चालाकी से पीछा छुड़वा लेती है और आज मेरी साड़ी भी हथियाली बड़ी ही चालाकी से। किसी दिन इनको इनके ही अंदाज में जवाब दूंगी, तब अकलाएगी। कीर्ति अपने चंटपने से अक्सर ही दूसरों का हक मारा करती। ऐसे ही एक शाम सुशीला नव्या को पास बुलाकर बोलती है, बहू सुन, ये घर की तिजोरी की चाबियां हैं, वैसे भी मुझे चीजें याद नहीं रहती, इसीलिए ये जिम्मेदारी अब तू ही उठा। आखिर मेरे बाद तुझे ही तो घर संभालना है ना, इसीलिए मेरे जीते जी तू ही संभाल ये सब। माँ जी आप ऐसी बातें मत किया करो, अरे अभी तो आपको अपने पोते पोतियों की शादी भी देखनी है। दोनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी वहाँ कीर्ति आती है और अपनी माँ की बात सुनकर बोलती है, माँ भाभी सही कह रही है, अभी तुम्हें बहुत जीना है, और रही बात भूलने की तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये चाबियाँ मुझे दे दो, मैं घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालूंगी। अरे तू इस घर की बेटी है और तुझसे इतने सारे काम नहीं करवाएंगे,
और वैसे भी ये सारे काम घर की लक्ष्मी के होते हैं, तो उसे ही करने दे। आपका मतलब क्या है? मैं इस घर की लक्ष्मी नहीं हूँ? अभी से मनाया कर दिया मुझे। अरे तू भी ना छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती है। ये ले, तू ही रख चाबियाँ। हाँ माँ, दे दो मुझे, इनसे भी ज्यादा अच्छे से संभालूंगी मैं। कीर्ति अपनी चालाकी से घर और तिजोरियों की चाबी अपनी माँ से ले लेती है, लेकिन ये सब देख रही नव्या उस वक्त कुछ नहीं बोलती, लेकिन सबके जाने के बाद में बोलती है। दिखाओ दिखाओ, जितना चंटपना दिखाना है ना दिखाओ। अब आपके इसी फैसले को आपके अगेंस्ट ना यूज किया तो मेरा नाम भी नव्या नहीं। नव्या कुछ देर बाद में अपनी सास के कमरे में जाकर कुछ बात करती है, जिसके बाद वो कमरे से मुस्कुराती हुई निकलकर बोलती है, अब देखना दीदी, कल आपकी चालाकी आपके ऊपर ही भारी पड़ेगी। अगले दिन सुशीला कीर्ति को एक नई साड़ी देते हुए बोलती है, कीर्ति बेटा, ये ले नई साड़ी पहन ले और तैयार हो जा। सुशीला इतना बोलकर चली जाती है और कीर्ति बिना कोई सवाल किए साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और खुद को शीशे में देखकर बोलती है, वाओ, माँ ने इतनी अच्छी साड़ी अचानक मुझे क्यों दे दी? लगता है कहीं जाना होगा। कीर्ति तैयार होकर खुद को निहार रही थी, तभी नव्या कमरे में आकर उसे बोलती है, दीदी चलो नीचे, सब लोग आ गए हैं। कौन आ गए? अरे आप नीचे तो चलो। नव्या कीर्ति को नीचे लेकर जाती है। तब कीर्ति देखती है कि उसके घर में एक लड़का और एक बूढ़ी सी औरत आए हुए हैं। तब वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ये लोग कौन है? अरे ये ना तुझे देखने आए हैं। कल तू इतनी सारी समझदारियों वाली बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि तू जिम्मेदारियां उठाने के लायक हो चुकी है। तो बहू ने मुझे समझाया कि तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैंने इन लोगों को आज तुझे देखने के लिए बुला लिया। क्या? पर आपने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। अरे दीदी, जब लड़की सामने से घर की जिम्मेदारियां उठाने लगे तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक अलग गृहस्थी संभालने के लिए तैयार है। इसलिए आप चिंता मत करो, इन लोगों का परिवार भी हमारे जैसा ही है। आप इनके घर की एक लौती बहू होगी तो वहाँ जाकर राज करोगी, राज। वाह भाभी, कीर्ति से चालाकी। अरे कल मैंने आपसे चाबियां क्या छीन ली, आपने मुझे घर से भगाने का प्लान बना दिया। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है ये रिश्ता। कीर्ति बेटा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। तो बेटा तू मना मत करियो और अपनी माँ की खुशी के लिए हाँ कर दे। बाद में तू खुद बोलेगी कि माँ, लड़का लाखों में एक ढूंढा था आपने। आज मेरी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। अब शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, भाभी से चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। हाँ माँ, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कीर्ति के हाँ बोलने के बाद नव्या उसके पास आकर बोलती है, दीदी आप चिंता मत करो, लड़का सच में बहुत अच्छा है। वो तो आपकी हर चीज में चालाकियों को देखकर मैंने आपकी आदत रोकने के लिए चालाकी दिखाई, लेकिन आपका बुरा नहीं चाहा। आप खुश रहोगी उस घर में। ठीक है भाभी, अपनी भाभी से हारी हूँ, कोई दुख नहीं है। कीर्ति अपनी हार को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, जिसके कुछ समय बाद में उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और वो अपने ससुराल में खुश होती है। शिप्रा एक बहुत ही प्यारी और गुनी लड़की थी, पर महज 24 साल की उम्र में भी उसकी हाइट 4 फुट थी और वजन 60 किलो था, जिसके चलते उसकी माँ रीना और पिता अवधेश को अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी। शिप्रा की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, पर उसकी कम हाइट के चलते कहीं उसकी बात नहीं बन पाती थी। उसका बड़ा भाई दिनेश उसका हमेशा मजाक बनाता था। ऐसे ही एक दिन, दिनेश, शिप्रा बेटा जल्दी करो, पार्टी में जाना है और अभी तक तुम दोनों रेडी भी नहीं हुए। यस मॉम, आई एम रेडी। मम्मा देखो ना, मेरी हील टूट गई और दूसरी सैंडल भी नहीं मिल रही। तो बेटा तुम मेरी सैंडल पहन लेना, पर सब बिना हील की हैं, ठीक है? ओ मेरी बहन, चल मैं तेरे को पी वाली चप्पल दिला देता हूँ। पार्टी में जहाँ भी जाएगी ना, पी 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 बजती रहेगी और हमें पता चल जाएगा कि तू कहाँ है। वैसे ही इतनी छोटी है, अगर खो गई तो ढूंढना मुश्किल है। मम्मा इसे बोल दो अपना मुंह बंद कर ले, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या है ये सब? चुप करो तुम दोनों, जब देखो लड़ाई करते रहते हो, दुखी कर दिया है मुझे। ऐसे ही आए दिन शिप्रा और दिनेश की बहस होती।
आसपास के लोग भी उसका मजाक बनाने में कोई कमी नहीं रखते थे। वो फेसबुक के जरिए विशाल नाम के लड़के के संपर्क में आती है, जो कि बहुत हैंडसम था और उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच थी। उसे शिप्रा के गुणों से प्यार हो जाता है, साथ ही उसे उसके कम हाइट से कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ समय बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। विशाल नाटी शिप्रा को अपने घर ले जाता है, जहां उसकी माँ परमिला उसका इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। बेटा आ गया तू, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बहू कहाँ है और ये छोटी सी लड़की को लेके कहाँ डोल रहा है? हाँ माँ, ये शिप्रा है, आपकी बहू और मेरी बीवी। हाय मेरी फूटी किस्मत, ये बैट बॉल जैसी जोड़ी। अरे पूरी दुनिया में तुझे ये छुटकन्नी ही मिली थी। हाय माँ, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ शिप्रा से। हाय हाय, मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। ये क्या पत्ता गोभी जैसी गोल गोल। नहीं नहीं। बस माँ, बहुत हो गया, अब और एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। शिप्रा, तुम अंदर जाओ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा होता है। परमिला अपनी बहू को हमेशा ही ताने देती रहती है। अरियो बोंची, इधर उधर घूम रही है, कोई काम कर ले। हाँ, फुटबॉल कहीं की। वक्त बीतता जाता है और शिप्रा प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने परिवार वालों को ये खुशखबरी देती है। उसकी सास परमिला ये बात सुनकर खुश तो होती है, पर उसके मन में डर होता है कि कहीं शिप्रा और विशाल के बच्चे भी पूनी ना रह जाएं। इसीलिए वो झट से बोल पड़ती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कभी भी नहीं। माँ, क्या हुआ आपको और क्या बोल रही हैं ये? क्या नहीं हो सकता? हमें नहीं चाहिए कोई बच्चा, ये खुद ही इतनी छोटी है, इसके बच्चे कितने छोटे होंगे। नाना। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? आपको तो खुश होना चाहिए और आप ताने दे रही हैं शिप्रा को। माँ जी, कद कम हुआ तो क्या मैं माँ बनने का सुख भी ना लूं? अपनी औलाद को मार दूं? देख विशाल, तू पहले ही अपनी बहुत मनमानी कर चुका है। मैं कह देती हूँ, मैं नहीं करूँगी कोई सेवा तुम दोनों की, ना उस बच्चे की। हाँ माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज ऐसे मत कहिए। मेरी हाइट कम है तो क्या मेरे होने वाले बच्चे की हाइट भी कम ही होगी? इसका क्या सबूत है आपके पास? अरे बस कर, ज्यादा पाठ ना पढ़ा मुझे। हाँ। शिप्रा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। समय रेत सा फिसलता है। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है, उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। उसके पैरों में सूजन आ जाती है, उसे मिनट मिनट में चक्कर आते हैं, उसकी सांस फूलती है। ना तो वो ज्यादा चल पाती, ना ही कोई काम कर पाती। विशाल अपनी बीवी शिप्रा की ऐसी हालत देख उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? क्या आया है रिपोर्ट्स में? जी सब ठीक तो है, पर डॉक्टर साहब, पर क्या? देखिए, आपकी बीवी की हाइट काफी कम है, जिसके चलते उनकी प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पर उनका ऑपरेशन करवाना पड़े। प्लीज आप उनका खास ख्याल रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। प्लीज एक और बात का खास ख्याल रखें, इनको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना होने पाए। वहीं घर पर उसकी सास परमिला सारा दिन अपनी बहू को कोसती रहती। शिप्रा बिना किसी बात का उल्टा जवाब दिए सारा काम चुपचाप करती रहती। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में रहने लगती और परमिला उसका जरा भी ख्याल ना रखती। एक शाम अचानक शिप्रा के पेट में दर्द होता है। वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे मेरे सामने ज्यादा प्रपंच मत रचा, जा यहाँ से। माँ जी
मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। प्लीज प्लीज। रुक रुक, मैं फोन करती हूँ डॉक्टर को। माँ जी, वो शिप्रा वहीं बेहोश हो जाती है। सब उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? वो ठीक तो है ना? जी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप वेट करो। मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो जल्दी। जी ऑपरेशन? क्यों? अभी तो बस 7वां महीना ही है ना। जी देखिए, हमें उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी करनी होगी और हो सकता है कि माँ या बच्चा दोनों में से कोई एक ही बच पाए। डॉक्टर की बात सुनकर परमिला के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं, पर रब की मेहर से जच्चा बच्चा दोनों ही बच जाते हैं। महज 7 महीने में ही शिप्रा एक बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त बेटे को जन्म देती है। जब उसकी सास परमिला अपने पोते को देखती है तो उसका मन खुशी से झूम उठता है। साथ ही उसे अपनी बहू के बोनेपन का मजाक उड़ाने पर बेहद शर्मिंदगी होती है। अब वो समझ जाती है कि बोनापन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।